मित्र बच्चों नमस्कार। परीक्षा को देखते हुए और समय कम होने पे भी आप अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। परीक्षा का समय कम है, ये भी एक कारण है आपके सिलेक्शन का, क्योंकि इस समय में मार्केट में इतनी ज़्यादा आपके पास पाठ्य सामग्री उपलब्ध है कि बच्चे उस भंवर जाल में फंस गए हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ऊहापोह की स्थिति है। ऐसे में मेरी पूरी कोशिश है कि इस झंझावात से बचा के आपको आपके लक्ष्य यानी फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाएं। आइए, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक देखना है, लेकिन अगर संभव हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसी भी टीकाकार के ले लीजिए, और संभव हो तो कपिल देव द्विवेदी की जो हम दिखा रहे हैं, अगर ये कहीं से मिल जाए तो ये और अच्छा रहेगा, आपको पेज तक इसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। आइए शुरू करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में कपिल देव द्विवेदी की लिखी हुई है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में बच्चों 7 अंक हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल और केवल चतुर्थ अंक है। लेकिन प्रश्न लगभग पूरे से रहते हैं। वो कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं उनको बच्चों अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या क्या ध्यान रखना है इसमें। 7 अंक हैं और 7 अंकों के नाम हैं। तो आपसे एक प्रश्न बनता है, किस अंक का कौन सा नाम है। इसका क्लू भी है, हम आपको बता भी दे रहे हैं। लेकिन चतुर्थ अंक का नाम विद्याई है, आप सब जानते होंगे। तो इसीलिए चतुर्थ अंक को छोड़ के वो अन्य अंकों को पूछते हैं कि विद्यार्थी अन्य को जान रहा है कि नहीं। तो हम ऐसे लिखेंगे, प्रथम अंक ऐसे समझिएगा, आश्रम प्रवेश, यानी प्रथम अंक में राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं। दूसरे अंक में निवेश माने यहाँ रहने से है, दूसरे अंक में आश्रम में रहते हैं तो नाम बना आश्रम निवेश, आश्रम निवेश। तो आश्रम प्रवेश और आश्रम निवेश, इसको आप प्रवेश और निवेश से याद कर लेते हैं। और तृतीय अंक का नाम है मिलन। आप खुद देखिए, मिलन में 3 अक्षर हैं, और चतुर्थ आप जानते हैं विद्याई। तो प्रवेश, निवेश, मिलन और विद्याई 4 हो गया। पंचम अंक में है प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। षष्ठम अंक आप अगर देखें तो ये है पश्चाताप, पश्चाताप। और सप्तम अंक है पुनर्मिलन, पुनर्मिलन। बच्चों यहीं पे आप कुछ चीज़ समझ लें। जो पुनर्मिलन है ये कहाँ होता है, तो सप्तम अंक में होता है, आप जानते हैं। लेकिन ऐसे हम बता दे रहे हैं, यहीं पे चंदन जी आ रहा है, मारीच ऋषि का आश्रम होता है, मारीच ऋषि का के आश्रम, के आश्रम। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके क्लियर होंगे कि मारीच ऋषि के आश्रम का वर्णन किस अंक में है, शकुंतला और दुष्यंत का पुनर्मिलन किसके आश्रम में होता है, शकुंतला और दुष्यंत के
काट निकालना पड़ेगा इतना। शकुंतला और दुष्यंत के मिलन में सहायक कौन होता है? तो सहायक शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व एक वाक्य आता है यहाँ से। और एक प्रश्न और होता है कि जो दो हैं, क्या नाम के, उनका माधव्य है विदूषक, उसको इंद्र का सारथी मातली परेशान करता है किस अंक में? षष्ठ में पश्चाताप हो जाता है। तो और नहीं, जब उनको लेके जाता है, यहीं से लेके जाता है ना, तो ये चीज़ आपको सब जानना पड़ेगा। इसलिए जब आता है तब हाँ, इसीलिए मैं आपको पूरे अंक की कहानी बता रहा हूँ। इसको बार बार आप सुन लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। हाँ, अच्छा, उसमें एक बार बता चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग इसको देख लें। सारे अंक हम बता भी चुके, चलिए मुझे ध्यान नहीं था तो मैं बता दी हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं। चतुर्थ अंक के पहले भूमिका से जो प्रश्न आते हैं उसको हम आपको बता रहे हैं, आप देखते जाइए। होता क्या है बच्चों कि चूंकि ये नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाम आप देख लीजिएगा, तो कालिदास नाटककार है। संस्कृत साहित्य में नाटककारों में क्या क्रम है, किस नंबर पे ये आते हैं, अगर आ गया कि आप इनके क्रम को निर्धारित कीजिए, पहले नाटककार कौन मानेंगे, तो उसके लिए एक क्लू है, उसको आप लोग नोट कर लें या 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे। पहले थे भास, तो हम लिखते हैं भासहि, भासहि। शूद्र, शूद्र यानी शूद्रक, भासहि शूद्र। कालिका, कालिका माने कालिदास, भासहि शूद्र कालिका। विशाखा, विशाखा माने विशाखदत्त, विशाखा। अब देखिए, भासहि शूद्र कालिका विशाखा, कालिदास तीसरे नंबर पर आते हैं। हर्ष, श्रीहर्ष। भट्ट, भट्ट नारायण, हर्ष भट्ट। और फिर भवभूत, जिनका उत्तर रामचरित में पढ़ते हैं, भवभूति। तो ये कौन है? नाटककार है, इसलिए इसको करने के लिए नटाखा, नटाखा माने नाटककार, ये नाटककार के लिए नाटककार। तो आप इसको 2-4 बार खुद ही पढ़ते हैं कि भाषण शूद्र कालिका विशाखा, हर्ष भट्ट भवभूति नटाखा। तो पहले किसकी बात कौन है, किसके पहले कौन है, यहाँ से आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। अब चूंकि गागर में सागर भरना है, इसलिए बिना किसी विषयांतर के मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों, नाटक में 5 हैं। ये क्या है? 5 हैं। इन 5 से भी प्रश्न रहता है, उसको हम बता रहे हैं और आप आगे देखते जाइए। 5 संधियाँ, 5 कार्य अवस्थाएँ, 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 अर्थोक्षेपक। अब 5 एक और है, उसको हम देख के बता दे रहे हैं। 5 हैं, इसको हमने किया है। तो पहले ऐसे हम लिख लें, पंच। 5 क्या है? पंच। ये इससे आपको याद रहेगा, क्लू है पंच। हाँ, तो अभी देखिए, 5 कार्य अवस्थाएं चंदन जी, और दूसरा है 5 कार्य अवस्थाएं, 5 अर्थ प्रकृतियाँ, 5 अर्थ प्रकृतियाँ। अब 5 कार्य अवस्थाएं, 5 संधियाँ, इन्हीं जो 5 संधियाँ और 5 अर्थोक्षेपक, 5 अर्थोक्षेपक। और एक 5 क्या है, ये चीज़ पता है? नहीं। तो हम आपको बता दें, कार्य अवस्थाएं, अर्थ प्रकृतियाँ,
और पंच एक पंच के लिए बनाए थे संधियाँ अर्थोक्षेपक, 5 कार्य अर्थोक्षेपक, और जो अर्थोक्षेपक चूल का विषय ये सब विस्कंभक है, अर्थोक्षेपक में आ जाएंगे। 5 और है, पंच कर लीजिएगा, अभी देखते हैं फिर इसको आपको कर देते हैं ना। 4 पंच हो जाएगा, पंच से आप याद करें 5 और हैं। तो चाहे तो कामदेव के 5 बाण अभी कर दे रहे हैं, जिससे आपका ये खाली ना रहे। हाँ, बाण के कामदेव के 5 बाण, ये कामदेव के 5 बाण। अभी आप ऐसे 5 बाण, क्योंकि हाँ वो थोड़ा सा खींच के करना पड़ता है। अब कार्य अवस्थाएं क्या हैं और अर्थ प्रकृतियाँ का कार्य अवस्थाएं हैं आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति। चंदन जी आगे लिख सकते हैं, हाँ, फलागम लिख सकते हैं ना, फलागम। ये जहाँ आपको ना समझ में आएगा आवाज़ स्पष्ट करके सुन लीजिएगा। 5 अर्थ प्रकृतियाँ कौन हैं? बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। अब इस चीज़ को यहीं अगर आप इस क्रम में याद कर लिए तो यहाँ से एक प्रश्न रहेगा कि आरंभ नामक कार्यावस्था और जो है बीज नामक अर्थ प्रकृति के निर्माण से के योग से किस संधि का निर्माण होता है। तो बच्चों इसको समझने और समझाने के लिए यहाँ हम प्लस कर दे रहे हैं, ऐसे प्लस, नीले से प्लस, ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस दिखाई दे रहा है। यानी आरंभ और बीज जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 5 संधियाँ। और 5 संधियों के नाम क्या हैं? मुख, ऐसे इसको बराबर कर लीजिए, मुख, फिर प्रतिमुख, मुख प्रतिमुख, फिर ये बराबर गर्भ, अवमर्श, अवमर्श और निर्वहन, निर्वहन। अब यहाँ से जो प्रश्न रहेगा नाटक पे अभिज्ञान पे, ये ऐसे रहेगा कि अवमर्श नामक 5 संधियों का निर्माण किससे किससे होता है। तो आप लिखेंगे नियताप्ति नामक कार्यावस्था और प्रकरी नामक अर्थ प्रकृतियों से। यहाँ से प्रश्न रहेगा, ये दिख रहा है स्पष्ट रूप से। अच्छा, थोड़ा सा हट जाए, पीछे नहीं उस पर रहते, ठीक है। तो प्रश्न ये बनेगा कि गर्भ नामक 5 संधि में किसका किसका योग होता है। तो आप बताएंगे प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था और पताका नामक अर्थ प्रकृति, इन दोनों के योग से गर्भ संधि बनती है। 5 अर्थोक्षेपक क्या है? अर्थोक्षेपक हैं ऐसे अर्थ जो मंच पे दिखाए नहीं जा सकते या जिनका मंचन नहीं किया जा सकता। तो मंचन क्यों नहीं किया जा सकता? उसके 2 कारण हैं। एक तो टेक्निकल कारण है। टेक्निकल कारण ये है, चंदन जी कार्य को होगा होने दीजिए, इतना तो होगा ही। टेक्निकल कारण ये है कि जैसे प्रसूति है, आग का लगना है, नदी पार करना है, तो किसी भी नाटककार के लिए मंच पे ये सब दिखाना टेक्निकल रूप से संभव नहीं है। और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन पे अश्लीलत्व दोष आ जाते हैं, तो उनको नहीं दिखाते। जैसे महाभारत में एक प्रसंग था कि अंबालिका को वेद व्यास के पास नियोग पद्धति से संतान उत्पन्न करने के लिए निर्वस्त्र होकर जाना था। तो B.R. चोपड़ा ने वहाँ अर्थोक्षेपक एक नया गढ़ लिया कि मैं समय हूँ, जिस चीज़ को दिखा नहीं पाए उसको मैं समय हूँ। मैंने भारतवर्ष को आर्यावर्त के रूप में भी देखा है। जब काशी, कोसल, अंग, मगध, बज्र, मलि, चेत, कुरु, पांचाल
16 महाजनपद हुआ करते थे। इस तरह से जो सूचनाएं दी गई वो आधुनिक युग की अर्थोक्षेपक है। तो ये चीज़ जान लीजिए कि जिनको ना तो दिखा सकें और ना ही मंचन कर सकें, ऐसी घटनाओं को पर्दे के पीछे से पात्रों से सूचना दिलवा देते हैं। तो इसीलिए वो सूच्य वस्तुएं जिनको ना तो दिखाया जा सके और ना मंचन किया जा सके, उनको अर्थोक्षेपक कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं? विष्कंभक, पंचनाटककार आते हैं। पंचनाटककार कौन कौन है? ये भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भवभूति। चलिए पंचनाटककार इसमें कर देते हैं। अब पंचनाटककार, पंच नाटककार। अब इसमें उसी क्रम में लिख देते भास ही, भास शूद्र यानी शूद्रक, भास नहीं, भास शूद्रक है। उसके बाद फिर कालिदास, भास शूद्र, शूद्रक कालिदास, विशाखा विशाखदत्त, विशाख के बाद हर्ष आते हैं। उसके बाद से भवभूति ढका आप कर लेंगे। पंचमी विष्कंभक, चूलिका। अब विष्कंभक प्रवेशक, प्रवेशक पांचवा होता है। अभी बता रहे हैं। विष्कंभक प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य और अंकावतार। अंकावतार दिख नहीं रहा होगा बच्चों, तो आप देख लीजिएगा अंकावतार। शायद इधर है तो आप थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं। हाँ ठीक है। यहाँ से प्रश्न उठने के चांसेज हैं, इसलिए इसको 2 बार देख लीजिएगा। यद्यपि स्पीड बढ़ाने में थोड़ा सा ऐप में कमी है, और बच्चों ये भगवान चाहेंगे तो जल्दी से जल्दी हम दूर भी करा देंगे। हाँ थोड़ा सा कर दीजिए, बस स्टैंड से ही कर दीजिए, स्टैंड से ही कर दीजिए चंदन जी, स्टैंड से ही कर दीजिए तो हो जाए। आ गया है हल्का सा, क्योंकि उधर हम ज़्यादा लिखेंगे। हाँ बस ठीक है, पटरी आ जाए कोई बात नहीं, बस ठीक। इसका मतलब उधर पूरा हम लिख सकते हैं। तो अब ये क्या है? विष्कंभक प्रवेशक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें आप बच्चों। 2 अंकों के बीच में कौन आता है, अंक के प्रारंभ में कौन आता है, कैसे समझेंगे? इसका एक क्लू है। देखिए विष्कंभक और प्रवेशक लिखने में कौन कठिन है? विष्कंभक। तो विष्कंभक संस्कृत बोलता है, और प्रवेशक संस्कृत और प्राकृत दोनों बोल सकता है। प्रवेशक का क्लू जो है लड़कियों, शक है। शक माने ससक जाए। तो जब 2 अंक के बीच में ससक जाए, 1 अंक और 1 अंक बीच में आएगी तो ससक जाए तो प्रवेशक। अब विष्कंभक में है भक, तो कहते नहीं कि एक आम गिरा भक से, भक कहते नहीं, तो ये अंक के प्रथम में आता है। कोई अंक जैसे चतुर्थ अंक शुरू हुआ, द्वितीय अंक शुरू हुआ, तो अंक के प्रारंभ में आता है विष्कंभक। भक से आए, पहले भक से आए तो पहले आएगी। और प्रवेशक ससज्ञ, जैसे उत्तर में तमसा बोलना। हाँ तो इसको आप यही क्लू से कर ली। प्रवेशक ससज्ञ, ससके तब जब 2 जन के बीच में रहे तभी कोई ससकेगा। अब भक से गिरत पहले न गिरी, तो ऐसा नहीं प्रथम अंक, किसी भी अंक के प्रारंभ में, द्वितीय अंक प्रारंभ में, तृतीय प्रारंभ, चतुर्थ अंक प्रारंभ में, और प्रवेशक 2 अंकों बीच में, तो पहले दूसरे तीसरे इस तरह से। और चूलिका क्या है? चूलिका माने लड़कियों जवनिका, और जवनिका माने पर्दा। चूलिका माने पर्दा। जब पर्दे के पीछे से सूचना दी जाए, जैसे उनको कहना है कि महाराज बधाई हो आपको लड़का हुआ, तो अब आप बताइए बच्चे की प्रसूति मंच पे दिखा नहीं सकते, तो पर्दे के पीछे से क्या क्या बच्चे की आवाज़ निकाल दिए, और फिर कोई एक छोटा सा बच्चे का वो पुतला उतला लेकर के मंच पे आ गए, बच्चा हुआ, तो चूल का ही कार्य करता है। अंकास्य क्या है और अंकावतार क्या है? अंकास्य क्या है लड़कियों? ये जो है अंक के अगले अंक की सूचना मात्र दी जाती। जैसे हम तृतीय अंक मिलन पढ़ाने के बाद आपसे कहें कि बच्चों कल हम चतुर्थ अंक पढ़ाएंगे, ये अंकास्य है।
लेकिन अगर हम चतुर्थ अंक की थोड़ी सी भी कहानी बता दें तो वो अंकावतार है, यानी तृतीय अंक के अंत में चतुर्थ अंक की थोड़ी सी कहानी को बता दी। बालिकाएं इसको ज़्यादा समझेंगी। बच्चों, जब आप टीवी सीरियल देखते हैं तो जब सीरियल ख़त्म होने लगता है तो उसमें एक जगह आता है आगे देखें। चंदन जी क्या चाहिए? उसमें आता है आगे देखें, और अगले दिन सोमवार को या मंगलवार को सीरियल में जो दिखाना है उसका थोड़ा सा भाग वो दिखा देते हैं। रिकैप। हाँ, क्या कहते हैं? रिकैप। रिकैप, पीछे जो आगे आने वाले भाग को कि अगले अंक में देखें। नेक्स्ट एपिसोड। हाँ, नेक्स्ट में देखें। तो जो थोड़ा सा आप दिखा देते हैं वो क्या होता है? अंकावतार। अंक को उतार लेना, ऐसे समझिए। अंकावतार, अंकावतार को आप क्लू से यहाँ पढ़िए और एक बार देखिए, धीरे धीरे करके स्पीड मत बढ़ाइए क्योंकि याद होती जाएगा। यहाँ स्पीड बढ़ाने की समस्या तो है, उस समस्या से हम निपट लेंगे कि आप केवल 2 बार देखिए, आपको बातें याद हो जाएगी। अंक उतार, अंकावतार, अवंकाश में केवल सूचना। लेकिन बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न आपको और बनेगा। जैसे आपका पहले मुख माना जाता, पहला जो संधि होगी वो मुख होगी, मुख के बाद प्रतिमुख और प्रतिमुख के बाद गर्भ। तो पूछा जाएगा कि नाटक के मध्य में कौन सी संधि पाई जाती है? 5 के मध्य का बीच में गर्भ ही तो है। तो ये सब प्रश्न जब बनेंगे तो जो बच्चे नहीं जान रहे हैं सोचेंगे ये का पूछ जाता। नाटक के मध्य में कौन सी संधि होती है? गर्भ। नाटक के अंत में कौन सी संधि होती है? निर्वहन। निर्वहन को ही उपसंहृत भी कहते हैं। नाटक के प्रारंभ में कौन होती? मुख। अब एक चीज़ और सर, पूछ लेता है कि कौन से अभिधान सावधानी में कौन कौन सी संधियाँ हैं? हाँ, उसमें सारी संधियाँ हैं। 5 संधियाँ। हाँ, नाटक जो मानक नाटक है उसमें सब में रहती हैं पंच। भाई हाँ, पंच संधियाँ समन्विता। अंक से पूछ, चतुर्थ अंक में कौन सी? हाँ, तो वही बताने ही जा रहे हैं, वही बताने। वो सब कॉमन सेंस का है। किसी जो अंक आप जो नाटक ना पढ़े हों उसमें भी आप बता देंगे। अंक को बताएं, हम बता देंगे। उसके पीछे कारण है लड़कियों। नाटक कम से कम 5 से 10 अंक का होना चाहिए। अगर 5 अंक है तो हमारा सेट है। प्रथम अंक में मुख, द्वितीय में प्रतिमुख, तृतीय में गर्भ, चतुर्थ में अमर्ष और पंचम में निर्वहन। भाई और क्या है? भाई आप खुद बताओ। इसी क्रम में रहता है, ऐसे रखते जाएंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है जैसे 1.5 चला जाए थोड़ा, लेकिन अगर मुख तो प्रथम अंक में होगा, प्रतिमुख है 5 अंक का तो द्वितीय में तो निश्चित होगा, तृतीय में जाएगा तो गर्भ कहाँ जाएगा। लेकिन अब 7 अंक है, 7 अंक है तो 7 अंक में बच्चों कॉमन सेंस समझिएगा, क्योंकि समय कम है इसीलिए आपका होगा। इसको समझिए कि इतना तो मुझे पता है कि प्रथम अंक में मुख होगा और सप्तम अंक में निर्वहन। पक्का? तो प्रथम अंक में मुख होगा और सप्तम में निर्वहन होगा। तो हमारे पास कौन कौन बचे? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम, यही बचे। यानी कि 1 से 1.5 से लेकर के अगर 1 से आगे बढ़ेगा तो 2 और 3 में प्रतिमुख होना चाहिए। अब वो देंगे भी 2 और 3 तो प्रतिमुख, और 3 और 4 गर्भ, 4 और 5 अवमर्श, 5 और 6 में भी अवमर्श हो सकता है। तो ऐसे करेंगे तो आप सेट कर लिए। अगर वो 4 और 5 दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मार दीजिए गर्भ। 5 और 6 दे रहे हैं तो आप निश्चित मार दिए अवमर्श। अगर अंतिम, क्योंकि कुछ संधियाँ आगे तक गई हैं, जैसे 1.5 से लेकर 2.5 तक हैं, तो अब इस तरह देंगे नहीं, 1-2 देंगे। तो इस कॉमन सेंस से आप निकाल लीजिएगा कि पंचम अंक है तो पंचम अंक में मुख तो कतई नहीं होगा, परम है, और निर्वहन कतई नहीं होगा। 4 विकल्प देंगे, 2 अब काट दिया, आपके पास बचा 2। तो अगर वो दे दिए गर्भ, तो आपने देखा गर्भ यार 4 और 5 में होना चाहिए, 4 और 5 में होना चाहिए, और ये दे रहे 5 और 6, तो छठवां तो गर्भ कतई नहीं हुई। मान ला 5 में थोड़ा बहुत आ सकता है, तो 5 और 6 का जोड़ दिया, अमर्ष मार दिए, 4-5 दिए, 3-4 दिए तो गर्भ मार दिए, और 2-3 दिए तो प्रतिमुख मार दिए, और केवल 1 दिए तो मुख मार दिए, 7 दिए हैं तो प्रतिमुख मार दीजिए। ऐसे आप कॉमन सेंस से इसको निकाल लेंगे। चंदन जी, बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद से ये विस्कंभक क्या होता है, प्रवेशक क्या होता है, चूल के अंका शंका अवतार बताए। विस्कंभक और प्रवेशक कहाँ आती है तो बता दिए, इनका काम क्या है। विस्कंभक और प्रवेशक दोनों का काम सेम है, बस प्रवेशक लिखने में कठिन है, तो जो लड़कियों लिखे में कठिन हो, जो कठिनाई में तो थोड़ा श्रेष्ठ मान जाते हैं।
तो प्रवेशको अनुदात्तोक्तया नीच पात प्रयोजितः शेषम विस्कंभकीय प्रवेशको अनुदात्तोक्तया नीच पात प्रयोजित अंक द्वयांतर विज्ञा शेषम विस्कंभकीय था। विस्कंभक वर्तिष्यमाणा नाम कथांसा नाम निदर्शक। भूत और भावी घटनक सूचना ये भी देता, भूत और भावी घटनक सूचना ये भी देता है। ये मध्यम पात्र द्वारा होता है, ये नीच पात्र द्वारा होता है। ये अंक के प्रारंभ में आ जाता है, ये अंक के मध्य में आ जाता है। इसकी भाषा संस्कृत प्राकृत दोनों हो सकती है, लेकिन ये केवल और केवल प्राकृत बोलता है, इतना ही जानना है। टीजीटी और प्रवक्ता में इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन एक प्रश्न और, सर ये तो आप बता दिए, लेकिन इसको समझ में आ जाए तो मज़ा आ जाता। तो आप झेल रहे हो तो झेलो, हम बता रहे हैं। चंदन जी जो पट्टी दिख रही, पट्टी के नीचे वो सही नहीं हो सकता, जो उधर उतना दिख रहा है ये ऊपर। हाँ अगर अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस समय जो भी हो जाए साफ सुथरा वही बहुत है। लड़कियों देखा एक का समझे। अब विस्कंभक और प्रवेशक का हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। दशरथ मरणासन निकट पे हैं, सब लोग उनके इस अवस्था को देखकर काफ़ी चिंतित हैं। किसी नागरिक ने कहा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ दशरथ ने कभी कोई अनुचित कार्य नहीं किया, फिर भी इतनी दर्दनाक मौत क्यों? ये प्रश्न उठा। अब इस बात को बताने के लिए उनको भूत या भावी घटना बतानी होगी। तो अब विस्कंभक यहीं आ जाएगा या प्रवेशक आ जाएगा, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। अगर अंक का प्रारंभ है तो विस्कंभक बता देगा, 2 अंक के बीच में तो प्रवेशक आ जाएगा। तब प्रवेशक का कहेगा, महाराज या विस्कंभक का, महाराज आप नहीं जानते, सतयुग की बात थी। उस समय मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तुला में लेकर गंगा स्नानार्थ एक तीर्थस्थल से दूसरे तीर्थस्थल को गमन कर रहा था। दुर्भाग्यवश एक दिन आखेट खेलने के प्रसंग में महाराज दशरथ भी अपने घोड़े पर सवार होकर के निकले थे। उधर मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार किसी नदी में मृग का पीछा कर रहे थे और मृग कहीं झाड़ियों में छिप गया, और उसी समय जल से पानी भरने के ध्येय से श्रवण कुमार नदी में अपना कमंडल डुबो रहे थे और बड़बड़ 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 की आवाज़ से दशरथ को ऐसा प्रतीत हुआ कि वही भागा हुआ मृग वहाँ पानी पी रहा है। दशरथ शब्द वेधी बाण मारने में कुशल थे और आवाज़ के आधार पर उन्होंने बाण चला दिया। लेकिन ये क्या हुआ, उधर से आवाज़ आती है, हा माँ हा पिता। और दशरथ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके बाणों से एक युवक घायल है, और युवक अपनी आप बीती बताता है, मैं अपनी माता पिता के लिए जल लेने आया हूँ और एक तीर्थस्थल से दूसरे तीर्थस्थल उनको दर्शन करवा रहा हूँ। दशरथ अवाक रहते हैं और चुपचाप अपराधी की भांति वह कमंडल जल ले करके उनके माता पिता के पास पहुँचते हैं। पैरों की आहट या पदचाप से ही अंधे माता पिता को यह अनुमान हो जाता है कि ये पदचाप मेरे पुत्र की नहीं है। वो बिना कुछ कहे ही पूछते हैं, तुम कौन हो? दशरथ स्वयं कहते हैं, मैं आपका अपराधी हूँ, और दशरथ पूरी बात बताते हैं। बूढ़े माता पिता उनका जल ग्रहण नहीं करते और तड़प तड़प के मरते हैं, लेकिन मरने से पहले दशरथ को ये शाप देते हैं कि जिस तरह से पुत्र वियोग में मैं अपनी जान दे रहा हूँ, उसी तरह से तुम भी एक दिन पुत्र वियोग में जान दोगे। तब तक पीछे का पर्दा कड़ांग 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 खोलता है और इधर से हे राम, और दशरथ मर जाता है। ये जो हमने कहानी सुनाई, या तो ये विस्कंभक सुनाएगा या तो प्रवेशक, क्योंकि वर्तिष्य बीती हुई घटना थी या आने वाली घटना, यही है प्रवेशक और विस्कंभक का कार्य। तीनों काल का बताते हैं नहीं, दोनों। आज वर्तमान तो घटनाएं चल रही है, भूत और भविष्य बताता है बस। भूत और भविष्य, वर्तमान में तो घटनाएं चल रही है, तो भूत और भविष्य का बताता है। तो ये क्या हो गया, प्रवेशक और विस्कंभक। चूलिका क्या होता, पर्दे के पीछे से, जैसे भो भो राजन आए मास्तु मृग। अब मृग को तो दिखा नहीं सकते, मृग को
सर ये जो पंखा है वो चलता नहीं है क्या? ये जो पंखा यहाँ है कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ हो, फिर खराब हो गया। तो जो ये हाँ उधर है। दरवाजा थोड़ा अब ये जो घटनाएं हुई ये तो आपको पता चल गया कि क्या है। तो यहाँ से ये प्रश्न रहेंगे। आरंभ क्या है? किसी कार्य का उत्सुकता मात्र का होना आरंभ। यत्न क्या है? उसको प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयत्न। प्राप्त्याशा क्या है? ऊहापोह की स्थिति। कभी लगता है सिलेक्शन होगा, कभी लगता है नहीं होगा। पेपर आप देखिए, अब इसको देखिए अपनी टीजीटी परीक्षा से आरंभ यत्न प्रत्याशा जुड़ी। आरंभ आप तैयारी करते हैं, यत्न आप कोचिंग कर रहे हैं, कोरोना काल है फिर भी आप ऑनलाइन क्लास लेके कर रहे हैं, ये यत्न यानी प्रयत्न है। प्राप्त्याशा, कभी आपको लेक्चर पूरा समझ में आ गया, सारा याद हो गया तो आपको लगा हो जाएगा। कभी लेक्चर में कुछ कठिन बातें हो गई तो आपको नहीं समझ में आई, आपको लगा नहीं होगा। तो ऊहापोह की स्थिति माने प्लस और माइनस जब दोनों होने लगे कि कभी लगे हो जाए कभी लगे नहीं होगा, तो ये प्राप्त्याशा। लेकिन जब प्लस प्लस ही हो कि नहीं, आप पेपर दे के आए, आपको लग गया हो तो जाएगा ही, भले मुजफ्फरनगर मिले लेकिन हो जाएगा। अब फलागम है, रिजल्ट आया आपका, हो गया, यही है आरंभ। यानी आप फार्म भरते हैं, कोचिंग करते हैं, फार्म भरते हैं, आरंभ करना ही शुरू होता है, कापी किताब खरीदते हैं। यत्न में गुरुजी के पास जाते हैं, कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन यत्न करते हैं। प्राप्त्याशा आप पढ़ते हैं, कभी बुकलेट हल किए तो 115 चला गया, 14 चला गया, आपको लगा हो जाएगा, कभी 89 रुक गया तो आपको लगा यार बड़ा कठिन है। तो ये ऊहापोह की स्थिति प्राप्त्याशा है। लेकिन एक स्थिति आई कि 110 से कम कभी नहीं हो रहा है तो ये होगा नहीं, पक्का हो जाएगा और एक दिन रिजल्ट आता आपका हो जाता है। ये फलागम, फल की प्राप्ति। बीज क्या है? बिंदु क्या है? पताका क्या है? प्रक्रिया क्या है? कार्य क्या है? ये देखिए, बीज बच्चों वही है जो आप धान गेहूं का बीज होता है। जैसे सरसों का बीज प्रारंभ में छोटा सा होता है लेकिन बाद में वही पल्लवित पुष्पित, उसमें शाखा टहनी फल सब आ जाते हैं। बिंदु क्या? तो जो घटना पहले छोटी सी हो बाद में पल्लवित पुष्पित हो जाए। आप खुद देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम में एक मृग को नहीं मारे तो बैखानस ने आशीर्वाद दिए कि आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। अब वही देखिए चक्रवर्ती पुत्र हर जगह पल्लवित पुष्पित हो रहा। पहला क्या हुआ कि जब शकुंतला को दुष्यंत पहचानने से मना कर दिया तो उनके जो पुरोहित है सोमरात, उन्होंने कहा महाराज मैं बताता हूँ तरीका, भवन में आप रखिए, अगर इनको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होती है तो ये आपकी पत्नी है। फिर सप्तम अंक में जाइए, जब शकुंतला नायक जो है दुष्यंत देखते हैं चक्रवर्ती पुत्र के लक्षण से युक्त दिखाई देता तो उनको लगता है यार ये तो जो पुत्रवत स्नेह कर रहे हैं, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बात चलती कि इस तरह से मेरा पुत्र होता या कहीं मेरा पुत्र ही ना हो। तो वही घटना पल्लवित पुष्पित होती है। प्रतिमुख क्या है? हाँ, बिंदु क्या है? बिंदु बच्चों वो है कि जब कोई कथा चल रही हो और ऐसे इसको समझिए चित्र से कि कथा आपकी ऐसे जानी चाहिए, ऐसे, लेकिन सही ऐसे जानी चाहिए। अब हम कथा ऐसे कर दी, यहाँ से काट दिए और कथा इधर जाने लगी दूसरी तरफ, तो कोई ऐसी बिंदु बोल दी गई, कोई ऐसी बात कह दी गई, झट से कथा फिर इससे जुड़ गई, फिर वहाँ चली गई। ये चीज़ समझिए। अब ये क्या है इसको आप समझिए। पहले लोकल में समझिए, टीजीटी परीक्षा कब है? 7 अगस्त को। पढ़ाते पढ़ाते हम विषयांतर बात करने लगे तो किसी बच्चे ने कहा कि 7 अगस्त को परीक्षा होगी गुरुजी, ध्यान रहे। उसका ये कहना कि समय कम है तो फट से मूल बिंदु पे आ गए, उसका ये कहना क्या है? बिंदु है। फिर आपको मूल बिंदु से जोड़ दिया। अब इसको साहित्य में देखिए, रत्नावली नाटिका ऐसी है कि जिसमें बीज बिंदु पताका प्रक्रिया खूब उदाहरण दिए गए हैं रत्नावली नाटिका से। उसमें हुआ क्या कि रत्नावली उदयन को कभी देखी नहीं थी, सुनी थी कि बहुत सुंदर है। तो एक बार कामदेव के मंदिर में वो पूजा करने जाती हैं और पूजा करके वो लौट रही हैं और महल को वापस जाना भी चाह रही हैं, लेकिन उसी बीच मागधों की यह उक्ति कि जल्दी से आप लोग आश्रम खाली कर दीजिए, महाराज उदयन आ रहे हैं, तब वो रुक जाती है। अरे यहाँ उदयन आ रहे हैं, इसका मतलब मैं दूर से उदयन को देख सकती हूँ, और वो उदयन को जब देखती हैं तो उनके ऊपर आसक्त हो जाती हैं, और उदयन भी जब उनको देखते हैं तो उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। तो मागधों का यह कहा जाना कि आश्रम जल्दी से खाली, मंदिर जल्दी से खाली करो, उदयन आ रहा है, अगर यही 2 घंटे बाद कहते वो चली जाती, लेकिन उसको वहीं कहला दिया गया। दूसरी बात, आप सुकनासुपदेश ही पढ़े होंगे टीजीटी वाले, तो जब आछोत सरोवर के समीप चंद्रापीठ पहुंचा और महाश्वेता को देखा, हम सारा साहित्य कोशिश ये करेंगे कि आपको एकदम याद हो जाए
यद्यप बच्चों आपको पैसा ज़्यादा लग सकता है, समय ज़्यादा, लेकिन अगर अपने पे आ गए तो ये सब आपको लगेगा बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। तो आइए इसको देखिए। अच्छा, चेहरा भी पकड़ रहा है, वो भी पकड़ रहा है, दोनों पकड़ रहा है, चेहरा नहीं यहाँ दिख रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, महाश्वेता से पूरा वृत्तांत सुना और वृत्तांत के प्रसंग में महाश्वेता ने कहा कि मेरी एक तरलिका दासी है। तो एक राजकुमार को यह पूछने की क्या ज़रूरत थी कि आपकी दासी कहाँ है। अरे भाई, तुम राजकुमार हो, कोई झाड़ू बुहारू कर रही होगी, कहीं रही होगी, लेकिन बाण भट्ट आप जान रहे हैं कुशल नाटककार हैं, तो भाषा शूद्र कालिका विशाखा हर्ष भट्ट भवभूति नटाखा, ठीक है। तो उन्होंने ये नाट्यकला उनकी है कि उन्होंने उनके मुंह से दासी का पूछवा लिया। तो चंद्रापीठ का यह कहा जाना, चंद्रापीठ के द्वारा यह कहना कि तरलिका कहाँ है, ये क्या हो गया है बिंदु, क्योंकि अब कथा को आगे बढ़ाएगी। तब उसने कहा कि मेरी एक प्रिय सहेली कादम्बरी है जिसने यह प्रतिज्ञा की है कि महाश्वेता के सशोक रहने पर मैं विवाह नहीं करूंगी। तरलिका उसी को समझाने गई है। आप खुद देखो यार, एक राजकुमारी को दासी समझा पाएगी? आप खुद आप सोचिए। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाना था, बिंदु उनको देना था, तो बिंदु यही था। अब वो कादम्बरी के बारे में पूछने लगी, अब फिर वो उनको लेके कादम्बरी के पास चली गई, कहानी आगे बढ़ गई। तो वह कथा, जब मूल कथा में कोई रुकावट आ जाए और पुनः उस रुकावट को जोड़ने का जो कार्य करे, वो बिंदु है। पताका क्या है, प्रकरी क्या है, इसको समझ लीजिए तो ये भाग पूरा हो जाएगा। फिर हम शुरू करते हैं। पताका क्या है बच्चों? पताका माने झंडा, पताका माने झंडा। झंडा क्या, आप इस पताका को ऐसे देखिए, पताका, इसको हम हटा रहे हैं। चंदन जी ऊपर तक लिख सकते हैं। पताका ऐसे होता है, पताका ये देखिए झंडा, ये पताका। और ये है प्रकरी, क्या है ये क्या है, प्रकरी, प्रकरी। तो प्रकरी को याद करने के लिए समझ लीजिए बकरी। तो बताइए पताका बड़ी होगी कि बकरी बड़ी होगी? लंबाई में, ऊंचाई में कौन बड़ा होगा? जो पताका बड़ा होगा भाई, पताका बना दी नहीं। तो पताका क्या होगा, झंडा बड़ा होता है। अब प्रकरी को याद कर लीजिए, बकरी, बकरी छोटी होगी। तो वह प्रासंगिक कथा जो बड़ी हो, दूर तक जाए, वो पताका ही प्रश्न आएगा। और वह प्रासंगिक कथा जो थोड़ी दूर तक जाए, वो बकरी है, यानी प्रकरी है। अब ये भी समझ लीजिए, जब आप देखते हैं रामायण हो या महाभारत, तो उसमें बाली और सुग्रीव की कथा देखी तो बड़ी देर तक राम के साथ रहते हैं। सुग्रीव राम का उपकार करते हैं, बाद में राम से अपने भाई बलि का वध भी करवा देते हैं, अपना भी उपकार साथ देते हैं, इसलिए वो पताका के अंतर्गत आएगी। लेकिन प्रकरी छोटी कथा, जैसे अहल्या की, जैसे सबरी की, प्रकरी चाहे प्रदेश भाग माने थोड़े दूर तक जाती है, खत्म। तो जो छोटी वह, अब देखिए दोनों प्रासंगिक कथा है, पताका भी प्रासंगिक कथा है, प्रकरी भी। लेकिन अब इसको लोकल उदाहरण से देखिए, एकदम आप समझेंगे, जिस पे हमने रिसर्च किया है। जब चुनाव होता है तो मूल कथा होती है, जैसे राम सीता का है। तो जब चुनाव होता है तो जो नेता मूल कथा वाले नायक हैं, उनको चुनाव जीतना है, तो उसमें पताका और प्रकरी आपको दिखाई देंगे। कुछ लोग होते हैं चुनाव शुरू होने से लेके कनमनसिक होने तक, लेकर पोल बूथ तक लेकर उनका जिताए के लायक, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले होते हैं, तो वो उनके पताका के नायक हैं। अब बाद में उसी नेता से थोड़ा लाभ भी ले लेते हैं कि एक नल लगवाई देते, एक शौचालय बनवाई देते, गैस सिलेंडर दिवाई देते, तो वो पताका के नायक हैं। अब पताका के नायक को पीठ मर्द कहते हैं। पीठ मर्द, ये जानते रहिए, क्योंकि बड़ी कथा जो होती है वो पताका है और छोटी कथा क्या है, प्रकरी। और प्रकरी कैसी उदाहरण देखिए कि आपके दरवाजे पर नेता आए और उनके साथ जो पताका के नायक पीठ मर्द 4-5 खड़े हैं, तो आपके दरवाजे पर आप भी उनको दिखाने के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद बिल्कुल आप वोट देंगे, वो चले गए, आप चले अपने घर में। ये है प्रकरी है। इसको और लोकल उदाहरण से देखिए, तो आप फिल्म को देखिए, तो फिल्म में दिखाते हैं कि जो नायक होता है उसके साथ एक कॉमेडियन जुड़ा रहता है। अगर नायक गया किसी राज्य में, किसी सेठ के यहाँ, कहीं भी जहाँ पे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो
तो नायिका से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो जो उसके साथ विदूषक होता है उसका भी नौकरानी से प्रेम प्रसंग वहीं चलता रहता है। तो जो नायक के साथ विदूषक है वो लगातार लगा रहता है। जैसे फिल्म राजा बाबू में देखिए शक्ति कपूर को, कि राजा बाबू मेरी वाली का क्या होगा, इस तरह की। तो वो जो विदूषक की तरह लगा है शुरू से लेकर अंत तक, और अपना भी कहता नहीं मेरा क्या होगा, तो उसकी भी शादी करा दी जाती है उस दासी से या उससे, तो क्या हो गया पताका। और प्रक्रिया होती है उसी बीच में छोटी मोटी कोई घटना आ जाए। अब कार्य क्या होता है लड़कियों, कि जो अंतिम हो, जैसे सीता का मिलन, रावण वध, या जो है रामायण में सीता का मिलन, और जो है रावण का वध, और महाभारत में क्या होता है उनको राज्य की प्राप्ति, इस तरह से कार्य हो जाते हैं। क्लियर? इतना तक आपको बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य ये देखना है। आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्त फलागम ये देखना है। मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श निर्वहण देखना है। अंतिम में जो निर्वहण संधि होती है बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रवक्ता के लिए है। इसमें अद्भुत रस जरूर रहता है। कौन रस? अद्भुत रस। अब आपके दिमाग में अगर क्या सर बता रहे, कहीं भी देख लीजिए। जब मारीच ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ भी अद्भुत रस है। एक छोटे से बालक के द्वारा सिंह के दांत को गिने जाना, अभी बताएंगे, इसका क्लू भी है। एकदम आपको कुछ नहीं करना है, पहली बार आपको सुनना है। आप दबाव ले लिए तो आपका पैसा व्यर्थ चला गया, एकदम यही याद होता चलेगा। अंतिम में अद्भुत रस, क्योंकि एक आप खुद बताइए, एक छोटी सी बच्ची रस्सी पर चलती है तो आपको अद्भुत रस लगता है कि नहीं? एक छोटा सा बच्चा सांप को मार दे तो आपको अद्भुत लगता है कि नहीं? एक छोटा सा दुधमुहा बच्चा सिंह के बच्चे का दांत गिन रहा, अद्भुत रस। रत्नावली में भी देखिए कि वहाँ वो बुला लेते हैं उसको, जादूगर को, और माया वाली आग लगा देता है रत्नावली अंतिम में, तो वहाँ भी अद्भुत रस है। तो अंतिम यानी निर्वहण संधि में कौन सा रस रहता है? पक्का है अद्भुत रस रहेगा। इतना बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रवेश का विसंभक, चूलिका, अंक, शंका, अवतार ये बता दिए। सबसे पहले नाटककार भास हैं, दूसरे नंबर शूद्रक, तीसरे कालिदास, चौथे विशाखदत्त, पांचवें भाष्य भट्टनारायण, भवभूति और नटाखा माने नाटककार। इस 7 को हम बता दिए। यही आपके प्रवर्तक तक के कोर्स में है। अब इसकी भूमिका होती है संपन्न। अब हम आगे चलते हैं। आइए आगे, इसको बिठा दें, आइए आगे चलते हैं। तो इसलिए आप इसको 2 से 3 बार देखिएगा। किताब आप देख लीजिए, जो उदाहरण देख रहे हैं उससे अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, रटिए नहीं, समझिए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद भी आपको बातें याद रहें तो हमने पढ़ाया है, और अगर आप भूल गए तो इसका मतलब हमने रटवाया है। ये चीज़ आप जानते रहिएगा। एकदम कोई दम नहीं है। 30 दिन बहुत होता है बच्चों। अपने पर आ जाइए तो कोई आपकी नाक दबा दे तो 1 मिनट कितना होता है ये पता चल जाता है। अब आगे क्या क्या देखना है, तो सबसे पहली बात तो आती है कि कालिदास नाटककार हैं, तो कालिदास ने कितने ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन अब जो संधियाँ थी, 5 संधियाँ, प्रवक्ता वाले भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो 5 संधियाँ कौन कौन थी? मुख, प्रति, मुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहण। निर्वहण का ही दूसरा नाम है उपसंहृत। उपसंहृत भी कहते निर्वहण। अद्भुत रस रहता है। एक लड़कियों कितने अंक होते हैं किस संधि में, प्रवक्ता पूछ जाते हैं। तो एक नियम 12 13 12 13 14, बस 12 13 12 13 14। औसत निकाल ले 13 5 65, एक कम कर दे 64 अंक। तो ये कुल 5 संधि में कुल कितने होते हैं? 64 अंक। मुख में कितने अंक होते हैं? 12, सॉरी अंक लिख दें, अंग 12 अंक। तो मुख के कितने? 12 अंग। प्रथमुख के 13, तो 12 13 12 13 14। तो कुल कितने अंग होते हैं? 64 अंग होते हैं। ये चीज़ जानते रहिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो कालिदास की रचनाएं हैं उसमें रचनाओं की संख्या बहुत है, लेकिन 7 को आपको ध्यान देना है। समय कितना हुआ चंदन जी? मतलब इसमें कितना समय हो रहा है? 1-1 घंटे का 3 में हो जाना चाहिए। ये लेक्चर कितनी देर का हो रहा है? चलिए, समय बताने में संघर्ष हो तो कोई बात नहीं। आइए देखते हैं इधर। तो कालिदास की
और रचनाएं कितनी हैं, क्रम क्या है, कैसे होगा। चलिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तो बता देगा आपको, ये तो टोटल बताता है। चलिए चंदन छोड़िए उसको। कालिदास की रचनाएं कितनी हैं ये आप देख लीजिए। तो और कैसे याद करें, तो कालिदास की रचनाएं टोटल हैं 7 प्रामाणिक। 48 हाँ 48 मिलती है ना। तो कालिदास की प्रामाणिक रचना कितनी है, 7 रचनाएं। इसका क्लू आपको उस लेक्चर में हमने बताया है जो सार्वजनिक है, ये तो खैर आपका ऐप पे है। ऋतु कुमार का मालविका। अब लोग इसको क्लू को थोड़ा घुमा फिरा के अपना बता रहे हैं। ऋतु कुमार का मालविका, मेघ रघु का ज्ञान, मेघ रघु का ज्ञान, ज्ञान माने अभिज्ञान, ये क्रम है। तो ऋतु यानी हम लिखेंगे नहीं ऋतु संहारम, कु से कुमार शंभव, माल से माल विकाग्नि मित्रम, इसको लिखेंगे माल विकाग्नि। हाँ हाँ मेघ रघु 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 माल विकाग्नि मित्रम। और यहीं पर लड़कियों विका से विक्रमोर वर्षीयम, विक्रमोर